हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं अश्विनी गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके करियर क्लासेस में। तो साथियों, जैसे कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे भूमि बंदोबस्त और भू राजस्व व्यवस्थाएँ। तो अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था वारेन हेस्टिंग के बारे में, उनकी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। तो आज नई क्लास के साथ हम लोग आए हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। कि मेरे दोस्तों, इस मोटिवेशनल कोट का मतलब है कि आप मायूस मत होइए। आज अगर रात है, आज अगर अंधेरा है तो कल भी होगा, कल उजाला भी होगा, कल सुनहरा कल भी निकलेगा। तो आप लगातार इसी जज्बे के साथ मेहनत करते रहिए और कभी ना कभी तो सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। तो आज हम लोग राजस्व प्रशासन में पढ़ेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस नया गवर्नर बनकर आया 1786 में। तो जब लॉर्ड कॉर्नवालिस जी आए वारेन हेस्टिंग के बाद में, वारेन हेस्टिंग 1772 में आया था, उसका रेवेन्यू सिस्टम हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में आया तो उसके समय में भी दो तरह के न्यायालय थे, एक दीवानी न्यायालय और एक फौजदारी न्यायालय। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब के समय में जो दीवानी न्यायालय था वहाँ पे भी दो तरह के कार्य होते थे। आप जानते हैं ये बात कि दीवानी न्यायालय में एक राजस्व से संबंधित कार्य होते हैं और दूसरे कार्य न्याय विभाग से होते थे, न्याय विभाग के यानी सिविल कोर्ट के। जैसे हमने वारेन हेस्टिंग का पढ़ा तो उसमें एक जिला दीवानी न्यायालय था, एक सदर दीवानी न्यायालय था। लेकिन इसमें कैसा है, ये राजस्व से संबंधित न्यायालय है और एक सिविल कोर्ट है। ठीक है, तो राजस्व से संबंधित जो न्यायालय है उसका प्रमुख CJ कलेक्टर हुआ करता था और जो सिविल कोड है उसका प्रमुख होता था जिला न्यायाधीश। ठीक है, तो दूसरे न्यायालय थे इसके समय में फौजदारी न्यायालय। तो फौजदारी न्यायालय को इसने आके क्या करा, समाप्त कर दिया। ये इसने एक नया काम किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आया और इसने अपने समय से फौजदारी जो न्यायालय था उसको समाप्त कर देता है या उसको ख़त्म कर देता है। फिर उसकी जगह पे इसने नया क्या किया, तो उसकी जगह पे साथियों इसने 4 नए सर्किट कोर्ट की स्थापना करी। अब 4 नए जो सर्किट कोर्ट की स्थापना करी वो कौन कौन से थे, एक कलकत्ता था, एक ढाका था, एक मुर्शिदाबाद था और एक पटना था। तो इसने 4 नए सर्किट कोर्ट की स्थापना करी। ठीक है, और उसका जो हेड होता था तो वो इसका होता था, एक यूरोपीय अधिकारी होता था हेड उसका इन चारों कोर्टों का। और वो मदद किसकी लेता था, मुफ्ती, काजी, पंडित आदि लोगों की सहायता लेता था और उनके साथ में फिर ये राजस्व का काम करता था। तो ये 4 सर्किट कोर्ट इसने बनाए, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना। इनमें से जो 3 कोर्ट थे वो बंगाल के अंडर में थे। कलकत्ता, ढाका और मुर्शिदाबाद ये बंगाल में थे और एक कोर्ट बिहार में था, यानी पटना वाला जो था वो बिहार में था। तो ये कॉर्नवालिस ने आकर थोड़ा सा नया किया। ठीक है, और भू राजस्व व्यवस्था आप लोग जानते हैं क्या होती है। अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में भू राजस्व के संग्रह हेतु जो व्यवस्था अपनाई गई उसे भू राजस्व व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में फिर भू राजस्व व्यवस्था थी वो 3 प्रकार से बटी। ठीक है, 3 प्रकार कौन कौन से थे भू राजस्व व्यवस्था के, एक थी जमींदारी व्यवस्था, दूसरी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरी थी महलवाड़ी व्यवस्था। तो जो जमींदारी व्यवस्था थी उसके 2 नाम और थे, एक स्थायी बंदोबस्त और एक स्तंभरारी व्यवस्था, इसी को कहते हैं स्तंभरारी व्यवस्था। तो इसके 3 नाम थे जमींदारी व्यवस्था के। ठीक है, तो हम धीरे धीरे जानेंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं थी, थोड़ा सा अभी डिटेल में भी जानेंगे इसको। तो सबसे पहले थोड़ा सा शॉर्ट में जानते हैं, एक ही आप लोग टेबल बना लीजिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जमींदारी व्यवस्था के बारे में कि जमींदारी व्यवस्था क्या होती है। तो जमींदारी व्यवस्था में बात आती है, देखो एक तो ये है हमारी सॉरी ये है हमारी व्यवस्था। यहाँ पे आप इस तरह से टेबल बनाइएगा, पहला कॉलम बनाइए व्यवस्था का और दूसरा बनाइए भू का स्वामी कौन, यानी इस व्यवस्था में जो ज़मीन है वो किसकी होगी। तो इसमें जो जमींदारी व्यवस्था थी उसमें जो भू का स्वामी होता था वो जमींदार होता था। ठीक है, जो ज़मीन थी वो जमींदार के अंडर में रहती थी। और इस व्यवस्था से क्या खास बात थी, इसमें जो 50% राजस्व था वो जमींदारी व्यवस्था में लिया जाता था किसानों से। ठीक है, अब इसके जन्मदाता कौन थे, तो इसके जन्मदाता थे बेटा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने क्या किया, 1790 में ये व्यवस्था बंगाल में सबसे पहले लागू की। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो थी हमारी, ये जमींदारी व्यवस्था थी, कॉर्नवालिस द्वारा सबसे पहले 1790 में बंगाल में शुरू की गई। ठीक है, फिर
1793 में, यानी 22 मई 1793 को इसको स्थायी कर दिया गया और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इसको लागू कर दिया गया तथा उत्तरी कर्नाटक में भी। ठीक है। अब अगर बात करें कि इसके अंडर में कितनी भूमि आती थी, तो इसके अंडर में 19% संपूर्ण भारत का क्षेत्र आता था जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है। और कॉर्नवालिस ने जो ये लागू करी थी, तो ये 1790 में इन्होंने 10 वर्षीय लगान की व्यवस्था लागू करी थी। जमींदारी व्यवस्था जो स्टार्टिंग में लागू हुई थी, तो ये 10 वर्ष की लगान के साथ लागू की गई थी। ठीक है। इसीलिए इसको स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। जब ये 1793 में जब ये स्थायी हो गई, तब से इसको स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाने लगा। ठीक है। इसमें होता क्या था, जो 10/11 राजस्व होता था वो अंग्रेज़ों के हिस्से में होता था और 1/11 जमींदार के हिस्से में होता था। ठीक है। इतना अभी जान लीजिए, बाकी इसको अगले थोड़ा डिटेल में और बताऊंगा। दूसरी व्यवस्था आई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें भूखा स्वामी कौन होता था? इसमें भूखा स्वामी होता था रैयत या किसान। रैयत या किसान, पहले में जमींदार और इसमें किसान होता था भूखा स्वामी। वो खेती करता था और फिर उससे राजस्व लिया जाता था। ठीक है। तो 1792 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। उन्होंने इस व्यवस्था को तैयार किया था। किसने? कैप्टन अलेक्जेंडर कर्नल रीड। ठीक है। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड का ही नाम है कर्नल रीड। तो इन्होंने क्या किया, सबसे प्रथम ये शुरुआत जब करी थी, मद्रास के 12 महल क्षेत्र से उन्होंने इसको स्टार्ट किया और इसमें राजस्व की जो दर थी, जो लिया जाता था राजस्व, वो 33% लिया जाता था, यानी 1/3 लिया जाता था। और 1812 में टॉमस मुनरो आए। तो टॉमस मुनरो ने क्या किया, इसको संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया। ठीक है। उन्होंने सिर्फ मद्रास के 12 माइल क्षेत्र पर लागू की थी और टॉमस मुनरो ने संपूर्ण मद्रास में इसको लागू कर दिया। फिर मुंबई में एलिफस्टन चैपलिन व्यक्ति एक आया था, अंग्रेज अधिकारी, उसने इसको मुंबई में लागू किया और मुंबई के साथ साथ उसने इसको मद्रास, बरार, असम और दुर्ग क्षेत्र में भी लागू कर दिया। यानी ये वाली जो व्यवस्था थी संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 50% क्षेत्र पर लागू थी। कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब इसके बाद में तीसरी व्यवस्था थी महलवाड़ी व्यवस्था। तो इसमें ज़मीन का अधिकारी कौन होता था या भू का अधिकारी कौन होता था? इसमें महल मतलब महल का अर्थ होता है गांव का समूह। तो इसमें संपूर्ण गांव का समूह भू का मालिक होता था, वो इसमें खेती करता था और उससे राजस्व वसूला जाता था। ठीक है। तो इसमें देखते हैं, आइए। 1819 में हार्ड मैकेंजी द्वारा ये लागू की गई थी। ठीक है। और इसमें क्या था, जो व्यक्ति था ज़मीन का, उसी को मुखिया बना दिया जाता था और उसी से पूरे गांव का टैक्स लेकर सरकार को जमा करता था। तो इसमें हार्ड मैकेंजी ने 1819 में लागू की। कहाँ से लागू की? संपूर्ण राजपूताना क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये लागू की गई। ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजपूताना क्षेत्र। तो राजपूताना क्षेत्र साथियों कौन सा था? जो हमारा हरियाणा, राजस्थान वाला एरिया है और पंजाब वाला थोड़ा सा एरिया है, वो राजपूताना क्षेत्र होता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या पश्चिमी भारतीय प्रांत में जो हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार का एरिया आ जाता था, तो उसमें ये लागू की गई। फिर 1833 में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था मार्टिन बर्ड। उन्होंने एक नई व्यवस्था लागू की। इन्होंने क्या करा, मानचित्र एवं पंजियों के द्वारा राजस्व की वसूली लागू कर दी। ठीक है। मानचित्र और पंजियों के द्वारा इन्होंने राजस्व की वसूली स्टार्ट की। ठीक है। इसीलिए मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत में भूमि बंदोबस्त का पिता कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत में भूमि बंदोबस्त का पिता कहा जाता है। ठीक है। इसमें क्या था, जो राजस्व की दर थी वो 33 से 50% तक ली जाती थी। अगर बात की जाए ये संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्र पर लागू थी, तो ये करीब आपके 30% क्षेत्र पर लागू थी। ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था। तो साथियों थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा और बाकी हम थोड़ा सा इसके बारे में और आपके लिए आइए थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जमींदारी व्यवस्था की या आपकी स्थायी बंदोबस्त की या स्तंभरारी व्यवस्था की, इसमें क्या है, देखो वहाँ पर टेबल आपने बना ली होगी, बहुत अच्छी बात है। और टेबल नहीं बनाई तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। जमींदारी व्यवस्था में क्या था साथियों, आइए जानते हैं। ज़मीन का जो स्वामी होता था वो जमींदार को माना गया और राजस्व की वसूली भी जमींदार से ही होती थी। ठीक है। इसमें सबसे पहले इसमें हुआ क्या था, 1790 में कॉर्नवालिस ने इसको बंगाल में शुरू किया था और ये एक 10 वर्षीय व्यवस्था थी।
ठीक है, ये बात आप लोग जानते हैं। ये 10 वर्षीय व्यवस्था थी। इसमें होता क्या था, 1793 में फिर इसको बेटा स्थायी कर दिया गया, 1793 में, ठीक है, स्थायी कर दिया गया। और फिर ये व्यवस्था जो थी वो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहलाई। और जब इसको स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहलाई, फिर इसको कहाँ कहाँ लागू किया गया, बंगाल में तो ये थी ही थी, बंगाल के साथ साथ इसको बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में भी लागू कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद में हुआ क्या, ये ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भू क्षेत्र पर, लगभग 19% भू क्षेत्र पर लागू हो गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तर प्रदेश का बनारस भी इसमें आता था, और उत्तरी कर्नाटक, इतने जगह इसमें शामिल हो गई। और ये संपूर्ण ब्रिटिश भारत के करीब करीब आपके 19% क्षेत्र पर ये व्यवस्था जो थी लागू हो गई। ठीक है, और इसमें क्या हुआ देखिए, बताते हैं हम आपको आगे। 1793 में इसे स्थायी कर दिया गया और इसका नाम तभी से स्थायी बंदोबस्त पड़ा। 1793 में इसे बंगाल के साथ साथ भारत के दूसरे क्षेत्र में भी लागू किया गया। कौन कौन सी जगह आई इसमें देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र। फिर इसी समय बेटा एक नियम आया था 1794 में। 1794 में एक नियम आया था इसी व्यवस्था के अंदर, सूर्यास्त का नियम। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जान लीजिए। सूर्यास्त के नियम में क्या था, देखो ऑलरेडी जमींदार लोग तो कर ही रहे थे और राजस्व वसूल करके दे रहे थे, लेकिन अगर बाय चांस उनसे कुछ दिक्कत हो रही थी या वो नहीं राजस्व वसूल कर पा रहे थे, तो एक बेटा बोली लगाई जाती थी, और इसमें शहरी लोग भी बोली लगा सकते थे। यानी जो ज़्यादा राजस्व देगा, जो ज़्यादा पैसा देगा, अंग्रेज वहाँ की ज़मीन उसके नाम कर देते थे और वो उससे राजस्व वसूल करने की बात करते थे। तो यही नियम था सूर्यास्त का नियम। तो इसमें क्या था, जो अनुपस्थित लोग थे या जो शहरी ज़मींदार के लोग थे, उनका इसमें उदय हुआ। शहरी या अनुपस्थित ज़मींदारों का इसमें उदय हुआ, यानी वहाँ के ज़मींदार भी इसमें आने लगे, जो कि आपके स्थायी बंदोबस्त या ज़मींदारी व्यवस्था में आकर राजस्व वसूल करवाने लगे और अंग्रेज़ों को वहाँ का राजस्व पहुँचाने लगे। तो इसी व्यवस्था को बेटा 1794 में लागू हुई, सूर्यास्त का नियम कहते हैं। ठीक है, ये आप जान ही गए कि जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त क्षेत्र पर लागू था 19% क्षेत्र पर, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल थे। अब इसके बाद अगर बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था की, ये कितने क्षेत्र पर लागू थी, तो बेटा ये संपूर्ण भारत के, ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पर लागू थी। इसमें क्या था, संपूर्ण जो व्यवस्था थी इसमें डायरेक्ट रैयतदार जो किसान था वो डायरेक्ट अंग्रेजी सरकार से कनेक्ट रहता था, और उसी का जो था व्यवस्था, वही सारी वसूली करके, खेती करके अंग्रेज़ों को राजस्व पहुँचाता था। तो इस व्यवस्था को 1792 में कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया था, और महाराष्ट्र के 12 महल क्षेत्र से लागू किया गया था। इसमें जो राजस्व की दर थी वो 33% रहती थी, यानी 1/3 रहती थी। ठीक है, और 1812 में टॉमस मुंडो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया गया। ठीक है, और फिर बम्बई में एलिफिंस्टन चैपलिन व्यक्ति ने इसको लागू किया, और उसके साथ साथ ये मद्रास, बरार, दुर्ग, असम और बम्बई में लागू हो गई, यानी कि पूरे संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 50% क्षेत्र पर ये लागू हो गई। कुछ जगह आपको ये 51% भी मिल जाएगा, और ये भी सही। ठीक है, 51% क्षेत्र पर ये लागू हो गई। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको बता ही दिया मैंने क्या क्या आ गया। आपका पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, सॉरी बंगाल नहीं है इसमें, बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी और असम, ये सारी चीज़ों पे ये लागू हो गई। मद्रास, बरार, दुर्ग, असम, बम्बई आदि क्षेत्रों पे। ठीक है, तो मार्टिन वर्ड जो व्यक्ति आया था इसमें, एक सेकंड रुकिए, हाँ, रैयतवाड़ी व्यवस्था 30% क्षेत्र पर लागू हो गई, और फिर 50% क्षेत्र पर ये लागू हुई। अब इसके बाद में लास्ट व्यवस्था जो आपकी आती है वो है आपकी मालवाड़ी व्यवस्था। तो मालवाड़ी व्यवस्था ये तीसरे नंबर की है आपकी मालवाड़ी व्यवस्था। ये बेटा संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पर लागू थी। इसमें क्या था, कई गाँव को मिलाकर एक संगठन बना दिया जाता था, और उनमें से एक व्यक्ति उसका मुखिया बना दिया जाता था। तो यही व्यक्ति पूरे गाँव का टैक्स या राजस्व लेकर सरकार को जमा करता था। तो ये थी मालवाड़ी व्यवस्था। ये भारत के लगभग 30% क्षेत्रों पर लागू की गई थी। इसमें क्या क्या था, मध्य भारत था पूरा हमारा, और उत्तर भारत था। ठीक है, उत्तर भारत में इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, लिख लेना, इसमें सिर्फ और सिर्फ अवध शामिल नहीं था। उत्तर भारत का इसमें अवध शामिल नहीं था। ठीक है,
तथा पंजाब में लागू की गई। तो ये तुम्हारा राजपूताना क्षेत्र है, उसमें तुम्हारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सब आ जाता था, और उत्तर पश्चिमी प्रांत में आपका उत्तर प्रदेश और बिहार आदि राज्य आ जाते थे। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ लागू थी? राजपूताना क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी प्रांत में। 1819 में हाल्ट मैकेंजी के द्वारा ये लागू की गई थी, और 1833 में मार्टिन बर्ड नाम का एक व्यक्ति आया था जिसने मानचित्र एवं पंजियों के माध्यम से भू राजस्व की वसूली शुरू की थी सर्वप्रथम। इसीलिए मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत का बंदोबस्त का पिता भी कहा जाता है। एक बात और याद रखना, इसमें राजस्व की जो दर थी वो 33% से 50% तक रखी गई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि जो मालवाड़ी व्यवस्था थी इसका विस्तार का श्रेय भारत के में किसको जाता है? तो एक क्वेश्चन आप याद रखना, जो मालवाड़ी व्यवस्था है इसके विस्तार का श्रेय भारत में किसको जाता है? तो प्रथम जो हमारा गवर्नर जनरल हुआ है, फर्स्ट गवर्नर जनरल, कौन हुए हैं वो बताइए आप लोग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम, और उनका नाम है बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को मालवाड़ी व्यवस्था का विस्तार का श्रेय भारत में जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना। और मैं आपको बता दूं एक दो बातें और, कि अकबर ने क्या करा था उसी समय अपने शासनकाल में 24वें वर्ष में, यानी 1580 ईस्वी में अपने राजस्व मंत्री टोडरमल के साथ आयने दैशाला नामक एक नई कर प्रणाली को भी शुरू किया था, और मुगल काल लगान व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है, इस प्रणाली के जो वास्तविक प्रवक्ता थे यानी जो प्रणेता थे वो टोडरमल थे। ठीक है, तो टोडरमल की वजह से इसको लिए हम टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। कौन सी व्यवस्था को? आयने दैशाला नामक एक कर प्रणाली शुरू करी थी अकबर ने, ये बात आप याद रखना। ठीक है, बाकी मैं आपके लिए ये मान के चलिए, आपका ये लेक्चर जो आज वाला है ये आपकी लगभग कर व्यवस्था ज़्यादातर हो चुकी है हमने इसमें 3 व्यवस्थाएं पढ़ी, मालवाड़ी, रैयतवाड़ी और तीसरी आपकी जमींदारी व्यवस्था। इनको बहुत अच्छे से तैयार करना, और मान के चलिए कि इनसे बेटा एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, और लगभग लेखपाल में तो बनेगा ही बनेगा, इसके अलावा और भी विभिन्न परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन बनता रहता है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में और पढ़ लेते हैं। जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है साथियों, जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को मालगुजारी, जागीरदारी या स्तंभरारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। क्या क्या नाम बताए मैंने आपको? कौन सी? स्थायी बंदोबस्त को एक तो जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, ये आप जानते ही हो, इसी को मालगुजारी व्यवस्था भी कहते हैं, इसी को जागीरदारी व्यवस्था कहते हैं, और इसी को स्तंभरारी व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, और जो जमींदारी प्रथा थी तुम्हारी, ये जो जमींदारी तुम्हारी व्यवस्था थी, 50% क्षेत्र से पूरे भारत के इससे भू राजस्व लिया जाता था। ठीक है, और जब एक बात और बताते हैं, जब हमारा देश को आज़ादी मिली तो उस समय जो जमींदारी व्यवस्था थी इसका जो भू राजस्व था करीब 57% हो गया था संपूर्ण भारत से। ठीक है, 57% भूभाग से इसका राजस्व लिया जाने लगा। आपको एक बात और पता होगा, भूदान आंदोलन मैंने पढ़ाया था आपको, जो कब चालू हुआ था? तो भूदान आंदोलन 1951 में आंध्र प्रदेश में विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और इसके कुछ साल बाद एक और आंदोलन हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं ग्राम दान आंदोलन, जो 1957 में तेलंगाना में शुरू किया गया था। ठीक है, तो यही बेटा आज के लिए इम्पोर्टेंट बातें थीं। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए। इसी साथ थैंक यू, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और हम नेक्स्ट क्लास आपके लेकर आएंगे भूमापन की या भूमि मापन की जो इकाइयाँ हैं उनके बारे में। और मान के चलिए कि भू राजस्व आपका यहीं पे समाप्त हो जाएगा, एक क्लास और रह गई है आपकी, और उसके बाद में फिर हम आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे, या तो हम लोग कृषि पढ़ेंगे या फिर कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।